हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम कोच में आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर आपके सामने आज पेपर नंबर 2 जूनियर असिस्टेंट का यानी ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका आज आपके सामने डिस्कशन करेंगे। और आपको एक सूचना बता दें कि एग्जाम कोच की तरफ से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका डिस्कशन करेंगे और आप देखेंगे उसी के इर्द गिर्द अगला जो पेपर आने वाला है वो पूछा जाएगा। इसके लिए हमारी एग्जाम कोच टीम एक दो नहीं बल्कि कितने 15 फुल टेस्ट लेके आ रही है। तो 15 फुल टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये 15 फुल टेस्ट जूनियर असिस्टेंट के आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। आपके सामने पहला ये हिंदी वाला सेक्शन है। तो हिंदी वाले पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है। यहां शब्दों का यानी ध्यान दीजिएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो। कई बार क्या होता है हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता, इसी को दुर्लभ कहा जाता है। अलभ्य का मतलब हुआ लभ्य माने यानी अलभ्य का मतलब क्या हुआ, सुलभ का मतलब क्या हुआ, अलंघ्य का मतलब क्या हुआ, सुलभ का मतलब हुआ जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहा जाता है। अलंघ्य का मतलब हुआ कि जिसको लांघा ना जा सके उसे अलंघ्य कहा जाता है। अलभ्य का मतलब हुआ जिसमें लाभ की प्राप्त होने की कोई गुंजाइश ना हो उसे अलभ्य के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन। तो इसी को अवसरवादी कहा जाता है। जो अवसर यानी मौका परस्त आदमी जो होता है मौका देखते ही अपना पाला बदल लेता, अपने पैंतरे बदल लेता है, उसी को अवसरवादी के नाम से जाना जाता है। अवसरवादी यथा स्थितवाद का मतलब जो जैसा पहले था वैसा आज भी है, अपने में कोई परिवर्तन न लाए यानी स्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसी को यथा स्थितवादी के नाम से जाना जाता। आदर्शवादी का मतलब क्या हुआ, जो यानी आदर्श की बातों पर विश्वास करता है, यानी जो हो सकता है कि व्यवहारिक स्तर पर उसे लागू किया जाना संभव ना हो तो उसे आदर्शवादी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को किस नाम से जाना जाता है एक शब्द में। तो ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, भूमि के अंदर की जानकारी इसी को भूगर्भवेत्ता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, भूगर्भवेत्ता के नाम से जाना जाता है। पुरातत्ववेत्ता का मतलब क्या हुआ, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जो जीवाश्म हासिल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के दबे हुए अवशेषों के बारे में अध्ययन करता है, उसी को पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता। उसके बाद नृतत्व शास्त्री क्या होता है, जो यानी निर्जातीय जीवों निर्जातीय जो चीजें होती उनके बारे में अध्ययन करता है। साथ में भूकंपवेत्ता का मतलब हुआ जो भूकंप पृथ्वी के अंदर से भूकंपी तरंगें निकलती हैं उन भूकंपी तरंगों के बारे में अध्ययन करता, उसी को भूकंपवेत्ता के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हिंदी के। अगला क्वेश्चन क्या है इनमें से, अगला पूछा है पर्यायवाची से आया है, यानी ये कौन है, अरुण शब्द का पर्यायवाची कौन समानार्थी नहीं है। तो अरुण माने सूर्य होता, अरुण माने सूर्य का सारथी, अरुण माने क्या होता है, यानी अरुण माने अरुण कुमकुम और अरुण बिंबा फल। ये आपके सामने यानी ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अरुण है इसका अर्थ क्या नहीं होता, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइएगा। यानी ये सूर्य भी होता है, सूर्य का सारथी भी होता है, बिंबा फल क्या अरुण होता है क्या, या कुमकुम क्या नहीं होता। तो इसको आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का कौन सा शब्द है जो उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का क्या हो
यानी उच्च माने क्या होता है, उच्च माने होता है, कहते नहीं कि आप हमसे उच्च हैं यानी श्रेष्ठ होगा, तो ये काट दीजिए। और उच्च माने क्या होता है, उच्च माने यानी उच्च माने होता है पद में बड़ा कोई होता है तो उसको भी उच्च कहा जाता। और उच्च माने क्या होता है, उच्च माने होता उठा हुआ, उच्च माने क्या होता उठा हुआ। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, ये टीला वाला क्या गलत हो जाएगा, उच्च का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो टीला इसका नहीं है। बाकी उच्च माने उठा हुआ, उच्च माने बड़ा, उच्च माने श्रेष्ठ, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने है क्वेश्चन 6 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का दो तो आपको पता ही है कि कनक कनक ते सौगुनी माँ तख्ता धिकाए या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो इसमें यानी कनक का दो अर्थ होते हैं जो आपको पहले से पता है, यानी एक तो सोना होता, एक धतूरा होता, और एक कनक का मतलब गेहूं भी होता है, तो ये गेहूं भी होता। तो इसका समानार्थी नहीं कौन सा है, तो ये ऑप्शन जो बी ऑप्शन है मक्का। मक्का इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। तो किसमें रूप परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होते हैं जो परिवर्तित विकारी शब्द, यानी दो प्रकार के होते, एक को क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता, और दूसरे को क्या कहा जाता है, अविकारी। अविकारी, इसी अविकारी को ही किस नाम से जाना जाता, इसी को अपव्यय के नाम से जाना जाता। अपव्यय का मतलब हुआ कि जिनका व्यय यानी जिनको और छोटे भागों में उनको वृद्ध नहीं किया जा सकता, उसका रूप नहीं परिवर्तित हो सकता, उसी को अपव्यय के नाम से जाना जाता है, यानी अव्यय के नाम से जाना जाता है। तो ये विकारी, जो विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे काला काली, तो ये शब्द आपका, तो इस विकारी शब्दों में कौन आते हैं, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, सर्वनाम आता है, संज्ञा सर्वनाम, और आपकी क्रिया, और आपकी कौन सी होती है, विशेषण। ये इसमें किसमें आते हैं, विकारी शब्दों में आते हैं। बाकी क्रिया विशेषण संबंधवाचक समुच्चय बोधक ये किसमें आते, अविकारी में आते हैं। तो इसमें क्या संज्ञा के अलावा और किसके शब्दों का रूप परिवर्तन होता, तो इसका सही आंसर पहला वाला आपको पता यहां से दिख रहा होगा, यानी विशेषण हो जाएगा। कैसे, जैसे काला आदमी, काला आदमी, इसके बाद काली औरत, तो देखो जैसे ही इसमें रूप परिवर्तित हो गया, काला काली काले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी विशेषण का भी रूप परिवर्तित हो जाता है। जब भी ये समझ में ना आए तो आप शब्दों का निर्माण अपने आप कर लीजिए और फिर उसको चेंज करके देख लीजिए और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अब कौवा के लिए क्या कौवी शब्द होता, बिल्कुल नहीं होता। कौवा के अंत में कौवानी ये भी नहीं होता। कौवा के पहले स्त्री लगाते, स्त्री कौवा नहीं, मादा कौवा, यानी क्या लगाते, स्त्रीलिंग बनाने के लिए कई शब्द क्या हैं, वो पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द लगाते, और कई शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, उनका पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कौवा शब्द का यानी जब स्त्रीलिंग यानी ये बनाया जाएगा तो इसके पहले क्या मादा कौवा कहा जाता है, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा, कौवा के पहले मादा शब्द लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला मंत्री शब्द, जो मंत्री शब्द है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। आप जैसे देखते हो कोई महिला भी मंत्री हो सकती है और पुरुष भी मंत्री हो सकता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंत्री के लिए उभयलिंग। ये पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर जो वर्णमाला के अक्षर हैं, जैसे आ से शुरू किया और डाट डाट ये का खा गा घा ये, तो ये किस में होते हैं। अगर अपवाद को हटा दिया जाए, यानी अपवाद को हटा दिया जाए तो ये किस में होते हैं, ये पुल्लिंग में होते हैं।
किसमें होते हैं? जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, तो ये सब क्या पुल्लिंग में होते हैं। कुछ इसमें अपवाद होते हैं, तो ये किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? यानी कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसमें इस शब्द को देखिए, तीसरे वाले एक शब्द क्या होता है आपका? सीप यानी भेड़ होती है, इसी में आप प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? यानी ये पुल्लिंग बन जाता है। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? भेड़ से बना हुआ शब्द भेड़ा। भेड़ से बना हुआ शब्द भेड़ा जो है ये आ प्रत्यय इसमें लगाने से बना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में याद रखिए 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें क्या पहला वाला जवाब हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है, एक वचन और द्विवचन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? यहां सेंटेंस दे दिया। इसके पहले वाले शिफ्ट में हमने जो सॉल्व करवाया था वहां सीधे ये पूछा था कि जो मैं है इसका बहुवचन क्या होता है? तो इसका बहुवचन होता है हम। क्या होता है? हम। यानी मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला आपके 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अब यहां एक दो शब्द हम ले लेते। इकारांत संज्ञा, जैसे हमने एक शब्द ले लिया बोली, अब इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा? तो हम शब्द क्या लिखते हैं? बोलियां। बहुवचन बनाते हैं तो बोली से क्या? बोलियां। तो बोली से क्या बनाते? बोलियां। तो यहां आपने क्या देखा? जो ये दीर्घ था, यानी ये मात्रा कौन थी? दीर्घ थी। इस दीर्घ मात्रा को क्या किया गया? इसको हर्ष यानी छोटा किया गया, और छोटा के साथ में यानी इसमें इया लगाया गया। क्या लगाया गया? इया लगाया गया। तो इसका मतलब अब इसी को हमको छांटना है कि ई की मात्रा को हर्ष करके अंतिम स्वर के बाद इया लगाते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल हिंदी पूछी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या पहले सेंटेंस को फ्रेम कर लीजिए, फिर कभी आपका गलत नहीं होगा। अगला, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा के प्रत्यय का? तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हिंदी भाषा के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि उर्दू जो भाषा निकली हुई है, ये उर्दू भाषा की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। कहां हुई है? भारत में हुई है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है पूछा है? मजेदार क्वेश्चन पूछा है कि अलंकार से आपका पूछा गया है कि कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किल, कंत हैं। अब यहां देखिए, देखते ही आपको क्लियर हो रहा कि यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। जब एक ही वर्ण या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता। तो इस वाले में का की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आई बात यमक और श्लेष अलंकार। यमक में क्या होता है? शब्द एक से अधिक बार आता है। शब्द एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, किंतु अर्थ अलग अलग होता है। अर्थ अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। जैसे यमक का एग्जाम्पल आपके सामने है, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बहुरा जग व पाए बहुराय। तो यहां पर क्या है? कनक शब्द एक से अधिक यानी 2 बार आया, लेकिन दोनों कनक शब्द के अर्थ क्या है?
अलग अलग है। यानी एक कनक का शब्द या खाए यानी धतूरा है, व पाए दूसरे कनक का सोना मिल जाए, तो दोनों स्थिति में व्यक्ति क्या यानी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो ये यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, जब किसी श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल क्या है? श्लेष अलंकार का मतलब हुआ जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष्यून। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये आपके अलंकार सारे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और देखो अब यहां पर और आपको श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल आपको देखना हो तो श्लेष अलंकार का यानी ये वाला, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि बेभिचारी, बेभिचारी चोर। श्लेष का मतलब होता है कि समेट देना। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि बेभिचारी चोर, जो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ सुवर्ण का मतलब क्या है? सुवर्ण का अर्थ अलग है। एक सुवर्ण का अर्थ है सोना, चोर क्या सोने के लिए सुवर्ण को खोजता है, कवि सौंदर्य के लिए सुंदर अक्षर होता है, बेविचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर यानी स्त्री होती है। तो यहां पर सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या है? ये अलग अलग है, यानी शब्द एक ही आया है लेकिन इसके क्या है, एक से अधिक शब्द एक बार आया लेकिन अर्थ एक से अधिक है। तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार तो आपका ये अनुप्रास भी समझ में आ गया, यमक भी समझ में आ गया, श्लेष भी समझ में आ गया। अब बचा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक का मतलब हुआ कि जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, ये रूपक का एग्जाम्पल क्या है? चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक है। यानी जब उपमा और उपमेय, उपमा उपमेय उपमान तीन शब्द होते, तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपमेय में उपमान, जो उपमेय है उपमान है, इनके बीच भेद खत्म कर दिया जाए, बिना भेद के आरोपण किया जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? यानी रूपक अलंकार। अगर भेद विद्यमान रहेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तब आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो 16 नंबर समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब आप इसको बता सकते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहां मन का यानी शब्द एक से अधिक बार आया है, शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या? यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान ये होती है कि रिपीटेशन, एक ही शब्द की रिपीटेशन हो रही, अगर रिपीटेशन होगा तो वहां पर यमक अलंकार होगा, लेकिन रिपीटेशन नहीं, शब्द केवल एक बार है, अर्थ उसके एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? तब श्लेष अलंकार हो जाएगा। और श्लेष को आप ऐसे समझिए संश्लिष्ट, और संश्लिष्ट का मतलब हुआ कि एक ही शब्द में कई चीजों को समेटना, ये संश्लिष्ट यानी श्लेष उसी से बना है। तो श्लेष का मतलब शब्द एक बार, रिपीटेशन नहीं लेकिन अर्थ एक से अधिक, लेकिन एक ही शब्द की रिपीटेशन, एक ही शब्द की रिपीटेशन हो लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उपमा और रूपक इसी प्रकार एक दूसरे संबंधित हैं। जब उपमेय और उपमान के बीच जो भेद है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होगा, लेकिन भेद विद्यमान रहे तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये चार अलंकार आपके यहां पर लिखे थे, चारों हमने आपको बता दिए। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस प्रयुक्त यानी सेंटेंस में धर्म का मतलब क्या है? क्वालिटी, गुण, यानी गुण को ही क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी ये बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला आपको बताना, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये। अब लोग क्या करते हैं, यहां इसको देखे और आगे सेंटेंस ही नहीं रीड किए कि पूछ क्या रहा, और जय श्री राम अनुप्रास अलंकार लगा दिए और खुश हुए हम, ये क्या कर दिए, यानी बिल्कुल सही कर दिए, गलत ही नहीं हो सकता। अब एग्जामिनर ने आगे क्या गेम खेला है, पूछा है दूसरी पंक्ति, ये तो पहली पंक्ति सेंटेंस में पूछा ही नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है कि झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाये।
तो यहां पर ये सेकंड सेंटेंस में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ ये आपसे पूछ रहा। तो यहां पर मनो, मनो, मन मानो, जन जानो, ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो हमने कहा था ये कौन सा अलंकार होता, उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो सही जवाब क्या होगा, उत्प्रेक्षा होगा, ना कि अनुप्रास। सेकंड वाक्य का यहां पर पूछा गया है। कई लोग ऐसी गलतियां किए होंगे, तो हमें क्वेश्चन को पूरा रीड करना चाहिए तब आंसर लगाना चाहिए। अगला समास पूछा है आमरण, आमरण। तो ये शब्द को अलग कर दीजिए। आ प्लस किससे बना है, मरण से बना है। आ प्लस मरण, आ क्या है, ये अव्यय है, और अव्यय का मतलब क्या हुआ, अब समास अपने आप आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, ये अव्ययी भाव। जैसे आ जन्मा, आ जन्मा, तो यहां पर भी यानी अव्ययी भाव समास। यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो यहां पर क्या है, अव्ययी भाव है, तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला द्वंद्व समास का मतलब द्वंद्व कब होता है, जब दो लोगों में बराबर के टक्कर के हों। ऐसे द्वंद्व संघर्ष नहीं होता है, एक कमजोर और एक प्रबल, तब द्वंद्व नहीं होगा, तब समझौता हो जाता है। द्वंद्व संघर्ष की स्थिति तब बनती है जब दो लोग प्रबल यानी दमदार हो। दमदार का मतलब दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जब किसी समासिक पद में प्रथम पद जिसे पूर्व पद कहा जाता, बाद वाला पद जिसे उत्तर पद कहा जाता, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे एग्जाम्पल है माता पिता और माता पिता, माता पिता। इसका एक वैसे आमतौर पर बीच में हाइफन प्रयोग किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइफन शब्द लगा होगा तभी द्वंद्व समास होगा। ये आपको देखना कि दोनों पद की प्रधानता है या नहीं। दूसरा, अब यहां तत्पुरुष समास, हमने कहा तत् माने होता बाद पश्चात। जब बाद वाला पद यानी क्या होता है, प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। क्या होता, तत्पुरुष समास होता है। द्विग समास का मतलब द्विग माने होता है क्या, संख्या। जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वहां पर क्या होता है, यानी कौन सा द्विग समास होता है, जैसे बगीचा या आपका यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या जिसमें क्या हो, प्रथम पद संख्यावाचक हो। बहुव्रीहि समास का मतलब हुआ कि दोनों पद गौण होते हैं और उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। जब एक विशेष अर्थ निकलता तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो जितने भी आपके यहाँ एग्जाम्पल हैं वो हमने आपको समझा दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अगला देखो जो समझाए वही यहां पर आपके क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व तभी होगा, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तो आप देखते हो जो ये आपका क्या है, दोनों पद, इसमें द्वंद्व माने संघर्ष होता, तो संघर्ष की स्थिति में दोनों पद क्या होते, बराबर, दो बराबर का मुकाबला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये क्या होगा, यानी ये सु प्लस उक्ति, इसको अलग अलग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी सु प्लस उक्ति। किसमें, पहला वाला, पहला वाला। एक चीज कल आपको ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे, यानी ये आ वाली मात्रा, ये दीर्घी ये वाली मात्रा या ए वाली, ये तीन मात्रा कहीं पर भी दिख जाए, ठीक, तो ये आपकी किसकी पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। किसकी पहचान है, और ये दीर्घ कब बनते हैं, तो ये दीर्घ हो सकता दोनों हर्ष हर्ष स्वर मिलके दीर्घ बन जाए, या एक हर्ष हो एक दीर्घ हो, या दोनों दीर्घ हो के भी दीर्घ बन जाए। अगर हर्ष हर्ष ह्रस्व स्वर ये दो मिलकर के, या एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन रहे हैं, या दोनों दीर्घ दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन रहे हैं, अगर ये मिलके बन रहे हैं तो हमेशा हमेशा याद रखो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती। तो इसमें अगर संधि पूछता तो आंसर क्या हो जाता, दीर्घ स्वर संधि। आंसर क्या हो जाता, दीर्घ स्वर संधि। यहां पर भी इस एग्जाम्पल में है, इस एग्जाम्पल में है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला देखो। अब यहां से एक और आपको यानी जो गुण संधि होती है इसका भी आपको बताने आ जा रहे हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है आपकी, इसकी पहचान है सिंगल मात्रा। सिंगल मात्रा एक ये हो सकती है, एक सिंगल मात्रा
यानी ओ वाली हो सकती है, एक ये वाली हो सकती है सिंगल मात्रा। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, यानी ये आपकी गुण संधि की पहचान है। एक तो सिंगल मात्रा ये हो सकती है, एक आपकी सिंगल मात्रा ए हो सकती है, और कौन सिंगल मात्रा हो सकती है, और एक ये वाला रा हो सकता है। यानी सिंगल मात्रा आपको दिखे, सिंगल मात्रा आपको दिखे तो ये सिंगल मात्रा वाला यानी क्या होता है, ये ऊपर वाला ये रा है ये, तो यहां पर गुण संधि होती है। कौन सी गुण संधि होती है? अब यहां देखिए नरेश, तो सिंगल मात्रा, और इसका अलग अलग करोगे तो नर, और प्लस क्या बनेगा, ईस बनेगा, नर प्लस ईस बनेगा, यानी डी वाला बिल्कुल होगा सही जवाब। और संधि पूछ लिए तो ये कौन सी गुण संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन है तथा। अगर दीर्घी मात्रा आ जाए समझो तो आपकी क्या हो रही, वृद्धि, वृद्धि हो रही, यानी डबल मात्रा आ जाए तो क्या, यानी डबल मात्रा ये हो गया, अय की मात्रा ए और अय की मात्रा, सिंगल मात्रा के बाद डबल मात्रा आ गई अय की मात्रा, और ये औ की मात्रा, ये औ की मात्रा। अगर ये डबल मात्रा में आपको कहीं दिख रहा तो ये हो रही वृद्धि, और संधि कौन होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी होती, वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी होती, वृद्धि स्वर संधि होती है। अब आइए इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये तथा प्लस एव से बना है। किससे ये शब्द बना, तथा प्लस एव से बना है। किससे बना, तथा प्लस एव से बना, तो इसका सही जवाब तथा प्लस एव पहला वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला, अब इसमें देखिए, अगला आपको बता रहे हैं नाभिक, इसी प्रकार का पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इसमें आपका इसका क्या हो जाएगा, तो इसका नाभिक, ये अयाद स्वर संधि का एग्जांपल है, अयाद स्वर संधि का, अयाद स्वर संधि का। अयाद स्वर संधि की पहचान आपको देखिए, किसी भी शब्द में ध्यान से समझिएगा, यानी या, वाह के साथ अगर अन शब्द लगे है, या प्लस वा के साथ अगर इक शब्द लगे, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अयाद स्वर संधि का। ये पहचान है। कैसे, जैसे पवन, तो इसका क्या होगा, पो प्लस अन, पवन। यहां भी वा के साथ अन लगा है, देख लो। और जैसे अगला एग्जाम्पल इसी में नाभिक, तो यहां पर भी इक है, तो इसका सही आप इसका अलग अलग करोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, यानी ये वाला नौ धन इक, तो इसका नौ धन इक से क्या बन जाएगा, नाभिक। बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले आइए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला आपके सामने क्वेश्चन है उज्जवल शब्द का। कल भी एक नियम बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी देखो, यानी एक का से लेकर के का खा गा घा ये है, और उसके बाद का चा, फिर आपका टा, फिर आपका ता, फिर आपका पा, ये वाले जो हैं का खा गा गंगा चाचा जाझा टाठा डाढ़ा अरा तथा तथा ना पाफा बाफा माँ, जो एक ककहरा है, इस ककहरे में नियम होता है कि जब भी यानी संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये पहला जो अक्षर है, ये पहला अक्षर यानी का ये तीसरे अक्षर, जो भी तीसरा होगा, यहां लिख दे रहे हैं तीसरा, तीसरे अक्षर में कन्वर्ट होगा, तीसरे अक्षर में कन्वर्ट होगा जब मेल होगा, यानी तीसरे अक्षर में बदलेगा। जैसे आपका ये है यानी उज्जवल है, तो उज्जवल आप इसको ब्रेक करिए, तो ये किससे बना है, यानी ये ज तीसरा अक्षर है, अगला वाला जा, तो अगला वाला जा का मतलब क्या हुआ, ये पहला अक्षर था, वही तीसरा अक्षर इसी लाइन का कन्वर्ट हुआ। तो अब यहां यानी ये जा वाले लाइन पे आइए, चा छा जा, यानी कौने वाले, यानी ये जा वाला किस में आ जाएगा, अगर ये वाला आप जा वाला इसमें करेंगे तो इसमें किस में हो जाएगा,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी उत्धन ज्वल। सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी उत्धन ज्वल। पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये आपका नियम होता, ये आप ध्यान रखिएगा। कल भी इसको बताए थे, आज भी बताए। अगला देखो, इसी में जो अभी बता रहे हैं इसमें देख लो, ये आपका, तो ये आपका क्या है, ये दिगंबर, दिगंबर ये शब्द है। तो ये किस में बदलेगा, यानी ये आपका देखो गा आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गा का पहला यानी का वाली लाइन में आ रहा, का खा गा, तो इसका मतलब इसको हम अलग करेंगे तो ये का के रूप में आएगा, दिख प्लस ये किससे आप बनेगा, अंबर, दिग प्लस अंबर, तो एक में मिलाएंगे तो ये का तीसरा अक्षर होता है कि नहीं, का खा गा, तो ये तीसरे अक्षर में ये कन्वर्ट होता है। तो ये सही जवाब क्या होगा, दिग प्लस अंबर। दिग प्लस अंबर यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, केवल आपको आंसर बता रहे। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, यानी ये आपका उत्धन लंघन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्धन लंघन ये हो जाएगा, यानी उत्धन लंघन यानी बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा है, देखते हैं। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, ये गलत है, लोग अनुभवी हो जाता है, ये हो जाते हैं होना चाहिए। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, यहां भी होते हैं, ये होगा, लोग बहुवचन हो गया। लोगों का, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है, ये भी गलत होगा। तो सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध पहला वाला। तो वाक्य जब शुद्धि अशुद्धि का आए तो आपको क्या करना चाहिए, जो गलत वाक्य है उसको निपटारा करना चाहिए। अगर गलत काट दिए तो सही अपने आप क्या आपका वाक्य पहुंच जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए देखते हैं, यहां देखो, कृपा कृपया पुनरावृत्ति हो गए, तो यहां पर पुनरुक्ति दोष आ गया। किसी भी एक ही बात को दो बार अगर हम वाक्य में रिपीट करते हैं तो वह शुद्ध वाक्य नहीं होता। कृपया खुले पैसे दे, ये आपका है, कृपया करके खुले पैसे दे, तो यहां कृपया ये भी आपका यहां गलत हो गया, करके लग गया। अगला कृपया करके ये भी गलत हो गया, तो सही जवाब क्या होगा, कृपया खुले पैसे दे, ये सी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। अगला पहला वाक्य लिखा, देखिएगा क्या लिखा है, यानी पहला वाक्य लिखा है कि चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, 5 दाना चुग गई। अगला चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। अगला चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए। अगला चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, 5 दाना चुग गई। अब बताइए इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो यहां पर आपका 5 दाने, 5 दाने यानी जो आपका क्या है, यानी ये दनादन चिड़िया ने 5 दनादन 5 दाना चुग गई, दनादन चिड़िया ने 5 दाना दनादन चुग गई, ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला फिर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर भी शुद्ध वाक्य आपसे पूछ रहा है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, अब चंद्रयान 2 सिंगल है, लॉन्च किया नहीं, लॉन्च किया है, गलत। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ठीक है, देख लेते हैं, लॉन्च किए हैं, ये भी गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, लॉन्च किया है, लॉन्च की है नहीं, लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भारत के हिसाब से लॉन्च किया है आएगा। अगला वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। अब यहां सही सेंटेंस बताना है, तो क्या हो जाएगा, बतखों के झुंड पानी में देखो यहां बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड ये आपका गलत हो जाएगा, तैर रहा था।
यहां पर भी तैर रहा था, ये भी गलत है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, तैर रहा, और बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो ये तैर रहा था, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। तो इसका सही जवाब ये, चूंकि बतखों का झुंड बहुवचन हो गया तो इसके हिसाब से क्या होगा, पानी में तैर रहे थे। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। ये नदियों के पानी से, ये बिल्कुल सही। सिंचाइयां सिंचाइयां ये नहीं होता, तो नदियों के पानी से, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। ये लास्ट वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। आदमी बनना, आदमी क्या कब बोलते कि आदमी बन जाओ। आदमी बन का मतलब क्या हुआ कि अच्छा व्यवहार सीखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आदमी बनना का मतलब हुआ अच्छा व्यवहार सीखना। ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंख खुलने का मतलब क्या हुआ, आंख खुलना, आंख खुलने का मतलब क्या हुआ, ज्ञान होना। आंख खुलने का मतलब क्या हुआ, ज्ञान होना। अगले वाक्य की ओर चलते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल का सही अर्थ क्या है। नेकी में, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब हुआ कि उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना, उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना। ये इसका सही अर्थ होगा। अगला, चिराग तले अंधेरा। अगला फिर आपसे पूछ रहा, चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा का सही अर्थ क्या है, अपने आसपास की परवाह ना करना। अगला, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिराग तले अंधेरा का मतलब हुआ निकट के दोस्त को यानी ना देख पाना। अगला, अगला क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर पर अटका का सही क्या है कि बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, यानी मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो मुसीबत में किसी का सहारा मिलना यह गलत हो जाएगा। बाधा मुक्त नहीं मुसीबत, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही, यानी आसमान से गिरा खजूर पर लटका, एक नई मुसीबत आ जाती है तो एक नई मुसीबत में पड़ना, इसी को कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में लटका। अगला, अगले 41 नंबर पे चलते हैं। किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अगला, किनारे लगने का मतलब क्या हुआ, किसी कार्य का समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना, इसी को क्या बोलते हैं, किनारे लगना। किसी कार्य का समाप्त होना, इसी का अर्थ क्या होता है, किनारे लगना। डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार कर पाने में यानी असफल होना नहीं। इसके बाद 42 नंबर, उथला शब्द का विलोम क्या है, तो उथला का होता है यानी गहरा। ये पहला वाला। अगला, स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है, यानी स्वर्ग का क्या होता, नरक। स्वर्ग का क्या होता, नरक होता है। तो इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। राग शब्द का विलोम क्या होता है, तो राग शब्द का होता है विराग। राग का क्या होता है, विराग होता है। 44 हो गया। 45 नंबर, सूक्ष्म का क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। सूक्ष्म वाले बिल्कुल छोटा, कम हिस्सा, छोटा सा सूक्ष्म, बिल्कुल अत्यंत कम, और स्थूल माने ज्यादा, तो इसका स्थूल हो जाएगा। स्वाधीन का क्या होता है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है, तो स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन हो जाएगा, यानी सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सन्मार्ग शब्द का यानी कुमार्ग, सन्मार्ग अच्छे मार्ग पे चलना, कुमार्ग का मतलब बुरे मार्ग पे चलना, तो सन्मार्ग का क्या होता, यानी कुमार्ग होता है। अगला, अगले शब्द पे आइए। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है, घृणा का प्रेम होगा। घृणा का विलोम पूछ रहा तो घृणा का क्या हो जाएगा, ये प्रेम हो जाएगा, यानी पहला वाला। अब इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शब्द यानी पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो पहाड़ का क्या होता है, हेम यानी अचल, गिरि, शैल, गिरि शैल। अब यहां ये गिरि भी होता है, अचल भी होता है, और कौन होता है, गिरि, अचल भी होता है, शैल भी होता है। अब यहां एक शब्द प्रयोग किया गया, अचला, अचला, अचल,
अचला, अचला बोलते हैं, अद्री भी होता है तो इसका अचला, अचला पृथ्वी को बोलते हैं। अचला किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अचला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अचला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां जरूर देखिए, नहीं पूछ रहा। तो जलद, यानी दा लगाने से, जल में अगर दा लगा देंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और धा लगाने से किसका बन जाता है? समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। तो यहां पर ये है। इसके बाद आपका कौन है? यानी तोय माने जल होता, तो यहां जा लगाने से आपका क्या बन जाएगा? तोय माने जल होता, तो यहां पर यानी हमने शब्द क्या? जा। अगर जा हम लगा देंगे तो जा लगाने, दा लगाने से बादल का बनता है, जा लगाने से कमल का बनता है। जल के जो जल के पर्यायवाची हैं उसमें जा लगा दें तो ये किसका पर्यायवाची बन जाता है? कमल का। तो यहाँ तोयज माने जो जल में उत्पन्न होता है, जा माने उत्पन्न होना होता, यानी कमल। जलज पंकज राजीव अरविंद वारिज यानी कंज पद्म सतदल पुंडरी के सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। बाकी घन औभ्र ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो अभी जो बोल रहे थे वही यहां पर दिया। कमल का नीरज है, अरविंद है, वारिद, हमने कहा वारिद, दा लगाओगे तो वारिद ये किसका? बादल का है। वारिद किसका? दा लगाने से बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। बाकी नीरज है, उत्पल है, अरविंद है, ये किसके है? ये है किसके पर्यायवाची? कमल के पर्यायवाची। अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर है, प्रभाकर है, दिवाकर है, लेकिन ये कौन? हिमकर पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन? हिमाकर नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन? तो ये आपका चंचला है, सौदामिनी है, त्वरित है, लेकिन ये चंचरी है, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा। अगला, हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? यहां पर तो हवा का अनल होता है, पवन होता है, समीर होता है, लेकिन अनिल, तो सॉरी किसका पूछ रहा? पावक अनल दहन दो हुतासन जादवेद वन्य कृतानु। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये अनल है ये आग का होता है, और आग के अन्य पर्यायवाची होते हैं पावक, अनल, दहन, दौ, हुतासन, जातवेद, वड, कृषाणु, वैश्वानर, वायु सखा, ये सब किसके होते हैं? ये आग के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनल। बाकी अनिल, पवन, समीर, प्रकंपन, प्रभंजन, समीरन, ये सब किसके होते हैं? मारुत, ये हवा के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अक्ष होता है, नयन होता, दृग होता, लेकिन दृगंबु नहीं होता। ये आपका दृगंबु, ये गलत है। अब आइए अगला, अगला तद्भव तत्सम। ये इसमें कल भी आपको ट्रिक हम बताए थे, आज भी हमने कहा, तीन शब्द अगर ध्यान रखते हो तो एक तो ये वाला सा, एक ये छा, एक ये त्रह, एक ये ज्ञा, मूर्धन्य वाले टा, ठा, डा, ढा। अगर ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो ये सभी तत्सम शब्द में ही आमतौर पर नजर आते हैं। पहला नियम। दूसरा, यानी ये ऊपर वाला रा, ये तिरछा वाला रा, ये नीचे वाला रा, तीन प्रकार के जो ये रा प्रयोग किए जाते, ये कहीं पर भी दिख जाए तो हमेशा हमेशा ये तत्सम शब्द में ही आते हैं। आधा अक्षर के साथ, आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर के साथ या आवलिक हुआ, अगर ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो ये किस में आते हैं? ये भी किस में आते हैं? ये भी तत्सम शब्द में ही आते हैं। और सब ये तीनों नियम अगर खिलाफ कर जाएं, अब आपको बोल के देखना है शब्द को जो बोलने में आसानी से आप बोल सकते हो और देहाती भाषा का शब्द लग रहा वो तद्भव होगा, लेकिन बोलने में कठिनाई हो रही है, संस्कृत निष्ठ शब्द लग रहा है तो तत्सम होगा। ये अगर तीनों का आप फॉलो करोगे तो आपका कभी गलत होने वाला है ही नहीं।
आइए, पूछा कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है का मतलब क्या है, यह मतलब है तद्भव है, तद्भव है, ये छांटना है। आधा अक्षर ये काट दीजिए, आधा अक्षर ओसा ये काट दीजिए, असा ये सा आ गया, ये भी काट दीजिए, तो पहला वाला चैत क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे इसका चैत्र होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो ट्रिक बताया अगर फॉलो कर लिए सब पे एक काम करेगा, कोई एक जरूरी नहीं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो आइए अब इसमें स्वर्ग एक कट गया, नरक ये कट गया, खग एक कट गया, तो इसका कौन हो जाएगा तद्भव पुहिमी, कौन सा हो जाएगा इसका पुहिमी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी। अगला कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहां पर भी ये रिपीट पीछे से ही हुआ है, यानी इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आधा अक्षर ये काटो, ये रा काटो। अब इसमें दो में कंफ्यूज हो सकते थे, सुमन तो गांव में क्या फूल, फूल प्रयोग करते लोग, सुमन ही प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग ही नहीं होता, इसको भी काट दीजिए, तो ये आपका जो आम बोलचाल की भाषा में शब्द है वो तद्भव है। इतना आप समझिए, कभी आप सुमन फूल के लिए किसी गांव वाले व्यक्ति को आम बोलचाल की भाषा में क्या प्रयोग करते हुए देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो तद्भव होगा। अगला अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यहां पूछ रहा। अब काटिए, आधा अक्षर कटा, ये छा मां ये छा वाला कट गया। अब दो में कंफ्यूज थे, नख और ने है, क्या नख शब्द कोई देहाती भाषा का आदमी प्रयोग करता है, जबकि ये नेह शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नेह, ये तद्भव है तत्सम नहीं। अगला फिर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन तद्भव नहीं है, यानी तद्भव का नहीं का मतलब तत्सम आपको छांटना है, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो। अब आइए इसमें छांटने की बात करें तो क्या हो जाएगा, छांटते हैं। अब इसमें देखो दीपावली, न्योला, नाच। अब यहां धरती, धरती आप आम बोलचाल की भाषा में जो भी गांव के होगा, धरती माता, ये सब आप शब्द प्रयोग करते हुए सुने होंगे। तो यहां पर धरती का नाम भी सुने होंगे, न्योला भी सुने होंगे, नाच भी सुने होंगे, लेकिन जो दीपावली है ये तत्सम शब्द, दिवाली, दिवाली इसको बोलते हो, यहाँ इसका तत्सम क्या हो जाता है दीपावली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला अब आता है आपका रीजनिंग की सवाल। चलो भाई इसके देखते हैं। देखो रीजनिंग के सवाल जो इसमें पूछे गए हैं, देखने में तो बहुत लंबा सा लिखा गया, लग रहा बहुत कठिन क्वेश्चन बनाया गया होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान पूछा गया। इसमें देखो यहां दो दो अक्षर का इंटरचेंज किया गया, यहां आई था, यहां आई एम किया गया, फिर आगे देखो यल आई किया गया, देख ये चेंज किया गया, फिर यहां देखिए, देखिए इसमें ओ आई किया गया, ओ आई किया गया, फिर अंत में एन है तो उसको ऐसे लिख दिया गया। अब यहां देखिए यानी तीन अक्षरों का इंटरचेंज किया गया है, दो दो अक्षरों पे इंटरचेंज किया गया। अब इसमें इंटरचेंज करिए, पहले आई आएगा, फिर एच आएगा, चेंज करिए, फिर टी आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई एच टी एल एन ओ, यानी ये बी वाला क्या हो जाएगा दो दो अक्षर, यानी दो दो अक्षर उठाया गया उसको इंटरचेंज कर दिया गया और इसमें कुछ नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्लार्क को यानी ऐसे लिखा गया। अब इस क्वेश्चन में देखो जो समझ लो, देखो ये पीछे से पूरे सेंटेंस लिख दिए गए, पहले क्या लिखा गया, इसमें क्या किया गया पीछे से पूरे सेंटेंस लिखे गए, पहले सी लिख यानी ये के लिखा गया, देखो ये आगे से इसको लिखो के फिर लिखा गया, फिर सी लिखा गया, फिर ओ लिखा गया, फिर एल लिखा गया, सी, यही तो आगे लिखा है। तो इसमें कहा जाए इसको उसी में लिखा जाए तो पहले और अंतिम अक्षर क्रमशः क्या होंगे, तो लिखो पहला ए आएगा, फिर आपका ये आगे से लिखो अंतिम अक्षर ए आर आएगा, तो ये आपका पूरा लिख के देखना भी नहीं था, ए आर लगाते आगे बढ़ जाते, पहला अक्षर ए आएगा, अंतिम अक्षर आर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, किसी एक निश्चित कोड भाषा में ए को 2 के रूप में कोडित किया जाता है, ए 2, बी को 4 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को
कितने रूम में, सी को 4 यानी 6, 2 ज्यादा करके लिखा जा रहा है। बी 2 पे है, 4 पे, 1 है तो उसको 2 2 ज्यादा करके लिखा जा रहा है। अब इसमें इसको आधा करके अक्षर निकाल लेना है। 12 है का मतलब ये 6 वाला अक्षर हमें लिखना है। 10 है का मतलब 5 वाला अक्षर लिखना, 10 का मतलब 5 वाला, फिर 8 है तो 4 वाला। अब इसमें लिखिए, यानी ये यप 6 पे आता है, 5 पे ई आता, फिर 5 पे ई आता, 4 पे डी आता, तो सही शब्द क्या बन जाएगा, यप डबल ई डी, यानी फीड शब्द बन जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इंडस को देखो ये लिखा जाता है, इंडस को ये लिखा जाता, टेनिस को ये लिखा जाता, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ यस के लिए कितना लिखा गया, 5, 5 उठा लीजिए, और 5 केवल एक ऑप्शन में है, यानी एक ऑप्शन में सी वाला, और सी लगाइए, आगे बढ़ जाइए। यहां समय भी आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। अगला अगला फिर देखिए क्या पूछ रहा, एक निश्चित कूट भाषा में टी एच ई एन को आर एल बी एस लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में ए ई पी जे की रूप में लिखा जाएगा। अब आइए, जब ऐसे सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी कोडिंग कर लो। ये 20 पे आता है, एच 8 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, एल 12 पे आता है, बी 2 पे आता है, यस 19 पे आता है। ये हमने लिख लिया। अब देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि जो ये आपका रिलेशन क्या है, जो टी है उसमें 2 घटाया जा रहा है। अब कहता ए पे ए ई पी जे किस रूम में लिखा जाएगा, यानी जो शब्द यहां इससे चूज करना है, तो पहले वाले में 2 घटा है, यानी 2 घटा है का मतलब शुरू से कहां होगा, तो यानी ए का 2 प्लस करके लिखो, तो ये ए बी सी यानी सी आएगा। अगले वाले शब्द में देखिए क्या किया गया, यानी 8 पे था तो ये 8 4 12 किया गया, 4 ज्यादा हुआ, तो यहां पर भी आपका क्या, यानी इसका 4 ज्यादा हो रहा है, और 4 ज्यादा हो रहा है का मतलब क्या है कि कौन सा आएगा, ई, यानी ई कितने पे है, अब इसमें ई है आपका 4 पे, 4 4 यानी क्या आना चाहिए, कौन सा इसमें आएगा, पहला शब्द क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद फिर अगला दूसरा वाला एच 8 पे था, और यहाँ कितना 12, यानी कितना 4 इसमें ज्यादा हो रहा, तो यहां भी 4 12 यानी ज्यादा कर दो, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसी में देखिए कौन कट गया, एक तो सी, हाँ ये ए के बाद क्योंकि 4 करोगे तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आप करके देखिए, सी ए एस ई, इसको आप चेक करिए, देखो पहले वाले से घटा है, अगले वाले से बढ़ा है, क्योंकि ये 1 पे है, इस वाले में करोगे तो ये 4 पे, यानी 5 पे 4 ज्यादा हुआ है। फिर यस वाला आगे देखिए, इसमें इसको मिला लीजिए, 5 और 5 में से ये कितना घटा है, 2 आया, 3 घटा है, तो यहां भी देख लीजिए 3 घटा है, क्योंकि 16 पे है, ये 19 पे है। फिर आपका ई अगले लास्ट वाला मिला लीजिए, 14 5 19 हुआ, यानी ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो यहां पर भी यानी ई कितने पे है, 5 और 5 4 9, तो यहां भी आपका सॉरी 5 5 10, यानी इसमें भी ज्यादा हो रहा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा कि नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार से करें कि जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाएं तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना भाई, देखो ऐसे जब भी आपके एग्जाम में सवाल आए तो जो ऑप्शन है यहाँ शब्द लगाते जाओ। 7 नंबर पे जी है तो यहाँ लिख लो, 9 नंबर पे ए है तो ये लिख लो, 5 नंबर पे यस है ये लिख लो, 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे यू है ये लिख लो, फिर आपका 1 नंबर पे आर है तो ये क्या बना, कोई शब्द गसूर, पता नहीं क्या बना। अगला चेक करते, 5 नंबर पे यस लिख दिया, 3 नंबर पे क्या, 3 नंबर पे यू लिख दिया, 7 नंबर पे क्या है, जी है, 9 नंबर पे क्या है, ए है, और उसके बाद फिर 1 नंबर पे क्या है, आर है, तो ये शब्द क्या बन गया, सुगर। यही आपका सुगर, बिल्कुल सुगर माने चीनी, सटीक शब्द बन गया। तो आगे हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यही हम टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला, उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, और दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया है।
अब देखो, अब इसमें शुरू करिए, जैसे इसमें देखिए, अब चेक करते हैं, यहां से सी इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल डबल एल है, ए कितनी बार ए आया है इसमें, एक बार आया, ठीक है, बी एक बार आया, ठीक है, ओ आया है, ठीक है, आर आर ए है, ठीक है, ए अब अगला ए, ठीक है, दो ए हो चुके, फिर टी टी है, आई आई है, ओ ओ है, ठीक है, एन एन है, कोलाबोरेशन। तो यही शब्द यानी क्या बन जाएगा, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह एक तेरह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो ये वाला कोलाबोरेशन ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगला, निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षरों का चयन करें और अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षर का चयन करके एक सार्थक शब्द बनाएं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, इनकी पहले ऑर्डरिंग कर देना है। यानी ये 26 अक्षर तो पहले से ही लिखे हुए हैं, 26 अक्षर लिखे हैं तो पहले दोनों तरफ से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 से इधर करोगे यानी अपोजिट आपको सीधा दिखेगा। चलो बात करते हैं, क्या कह रहा, अपने दाएं से, दाया कौन होगा, अपने दाएं से, तो दाया हमारा ये पीछे से होगा, यानी ये दाएं से छठे और 14वें अक्षर का, दाएं से छठे, दाएं से छठा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 यानी यू, 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी दो ये। फिर आगे अगर आप बाएं से 5वें और 20वें, बाएं से 5वें पे कौन है, 5वें पे ई है, तो हमने क्या लिख लिया, ई। और क्या लिख लिया, 20वां, 20 पे कौन है, तो 20 पे आपका है ये टी, ये आपका हो गया टी। टी शब्द आपका क्या बन गया, यानी इसी से अब सार्थक शब्द बनाना है। अब जो शब्द बनेगा, अब सोचिए क्या शब्द बन सकता है। यानी शब्द आपके सामने आ चुका है, टी है, ई है, एम है, यू है, ये आपके सामने शब्द बन चुका है। कोई शब्द नहीं बन सकता, एक से अधिक शब्द बन सकते हैं। उस शब्द का पहला अक्षर ई है, अगर पहला अक्षर हम ई लिख लेते हैं, उस शब्द का पहला अक्षर यम है, ये इस पे विचार कर लेते हैं दो शब्द बना करके। तो अगर ई रखते हैं, क्या कोई ई ए करते हैं, यम यू, ए भी नहीं बनेगा। अगर यहां पर रखते हैं यम, एम के बाद म्यूट, यम यू टी ई, एक शब्द यहां से बन गया, क्या बन गया, म्यूट, यम यू टी ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस शब्द का पहला अक्षर यम है, तो इससे एक शब्द बन रहा म्यूट। अब ई से और चेक करना, इसका मतलब ई से भी बन रहा, एक से अधिक शब्द ये बनेंगे, यानी ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द ये म्यूट बन गया है। अब अगर हम इससे रखते हैं ई से, तो ई से हम और चेक कर सकते हैं, ई रखा, यू रखा, एम रखा, या और कोई भी शब्द यहां से हम बना सकते हैं। यानी ये वाला, ये बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि म्यूट शब्द आपका एक बन चुका है, यम यू टी ई। और यहां पर ई टी म्यूट, आप चेक करिएगा, इसमें बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक शब्द यहां बनेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन का बता दिए हैं। अगला देखो, इसका पहले लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करा तीसरा, तीसरा का मतलब हुआ आर,
चौथा मतलब यस, सातवां मतलब ए, 10वां मतलब टी। शब्द हमारे पास आ गए हैं तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, यानी एक सार्थक शब्द बनाना। आर आया है, यस आया है, ए आया है, टी आया है। सोचो शब्द क्या बनेगा। अब पूछ रहा है जो शब्द बनेगा उसका अंतिम शब्द क्या होगा। सोचिए इसमें कौन बन जाएगा। आर ए टी एस, अगर ये करते हैं तो ये शब्द बनेगा रैट्स, चूहे, रैट, लेकिन ये और सोचिए। ये अगर ए से बनाते हैं, ए आर टी एस, आर्ट्स, आर्ट्स माने कला, तो यहां भी आपका आर्ट्स यस आ रहा, यहां पर भी यस आ रहा, रेड्स आर्ट्स, दोनों में क्या यस ही आ रहा, तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और बाकी आप सोचिएगा इसमें, तो ये आपका यस हो जाएगा। अगला, अगला ये फिर पूछ रहा कि ये ऐसा क्वेश्चन पिछली वाली भी शिफ्ट में आया था। सार्थक शब्द बनाने के लिए ये आपके सामने कैटेगराइजेशन शब्द का चौथा, सातवां, 11वां, 13वां अक्षरों का चयन कीजिए। अब इसमें हम क्या करें, शब्द ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चौथा, चौथा, चौथे पे है ई, सातवां, सातवें पे है आर, उसके बाद फिर 11वां, और 11वें पे है टी, 13वां, 13वें पे है ओ। अब इसमें नीचे शर्त दी गई, यदि केवल एक शब्द बन सकता तो उत्तर के रूप में उस शब्द का तीसरा अक्षर आपको चुनना है। यदि एक से अधिक बन सकता है तो उत्तर यम के रूप में चुनना है। कोई नहीं बन सकता तो आपको क्या, यानी एक्स के रूप में उत्तर को चुनना, कोई शब्द नहीं बन सकता है। अब यहां इस पे एक से अधिक शब्द पे विचार करेंगे तो यम आएगा, कोई नहीं बन सकता तो यक्स आएगा है, और केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर क्या चुनना है, उत्तर चुनना है तीसरा अक्षर। चलो भाई विचार करते हैं इसमें, क्या आपको ये शब्द बन रहा है, तो इस पे सोचिए क्या बन रहा है। इस शब्द में आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, कौन सा शब्द बन रहा। ई है, आर है, टी है, ओ है। तो अगर हम इसमें शब्द टी से तीसरा अक्षर एक से अधिक बनेंगे, बनेंगे तो एक से अधिक ही, क्योंकि ऐसा पिछली वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो ई, ई, इसका आंसर यम होगा। अब इसमें आप शब्द इससे आप सेट कीजिएगा, एक से अधिक शब्द बनेंगे, एक से अधिक शब्द बनेंगे, इसका आंसर यम होगा। अगले वाले इसमें देखिए, देखो क्या किया गया, सीरीज का क्वेश्चन है, ये -1 किया गया, प्लस का 5 किया गया, -1 किया गया, प्लस का 5 किया गया, माइनस का 1 किया जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 11 से 1 घटाओगे आंसर 10 आएगा। लगाओ आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, अगला, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा, तो ये इसमें 29 6 किया गया, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 6 किया गया, उसके बाद 23, 5 यहाँ माइनस किया गया,
यहाँ पर 18, यहाँ 4 माइनस का किया गया तो यहाँ पर कितना किया जाएगा, यानी माइनस का 3, ये 6, फिर 5 घटाया, फिर 4 और फिर 3 घटाया जाएगा, तो ये 14 से अगर 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 11। सही आंसर क्या हो जाएगा, 11। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 11। लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला, इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इसको देखिए। 2 पंची 10, यानी 5 बार मल्टीप्लाई 10 चौक 40, 10 चौक 40, 4 बार मल्टीप्लाई 40 तिया 120, 3 बार, और ये फिर 2 बार होगा तो इंटू 2, तो ये कितना 120 दूना 240, और 240 इंटू 2 करोगे यानी फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगले वाले में मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 240। पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन पे आइए। देखो 4 और ये आई 9 पे आता है, 5 का गैप, आई और इसमें आई है 14, इसमें डी 4 पे, तो 4 के बाद सीधे 5, फिर आपका 14, फिर 5, फिर आपका 5, अगले वाले में ऐड होगा तो यन आपका कितना 14 प्लस 5 कर दोगे तो ये 19, 19 से अक्षर कौन शुरू होता है, यस से। 19 से कौन सा शुरू होता, यस से। इसका मतलब क्या हुआ, कौन कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब 19 के बाद अगले वाले देखिए, ई वाला कितने में आता है, यानी ई वाला आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, और 5 का कितना किया गया, जे किया गया, तो जे कितने पे आता है, इसमें भी 5 का, तो अगला 5, फिर यहाँ 15, 15 5, फिर आपका यहाँ 20 आएगा, तो 20 पे क्या आएगा, टी आएगा, यानी ये एस टी ये दोनों मिल गया। अब लास्ट वाला चेक कर लो, इसमें भी 5 का रिलेशन है, बी 4, यानी बी कितने, वो सॉरी बी 2 पे है, 2 5 7 हो रहा, 5 7 और 7 2, और उसके बाद 9, वो सॉरी ये वाला, इसको मिलाइए इस वाले को, तो इसमें आप देखेंगे लास्ट वाला जो अक्षर कहाँ गया, ये हो गया 3, ये जी हो गया 7, 7 5 12 हो गया, 12 5 17, 17 पे एस टी क्यू, यानी ये सी वाला आ जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आइए, इसमें देखिए सी 3 पे है, ई 5 पे है, यानी 3 5 7 9, 9 2 11, तो यहाँ 11, अगला है 13, तो ये 11 13, इसका ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आए हैं ये लॉजिक वाले, कथन क्या दिया गया, कथन क्या दिया गया, कथन दिया गया किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप में प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का यानी विवरण नहीं दिया है। अब इसमें आइए, निष्कर्ष क्या दिए गए, उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। अब ये सेंटेंस को ध्यान से समझिए, किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप में से प्रस्तुत किया गया और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है, यानी पूरी जो घटना का विवरण है वो आपका नहीं प्रस्तुत किया गया। उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें यानी जो घटना विवरण नहीं दिया गया वो जरूरत दिया जाए। अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। आयोग के सदस्यों को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, यानी एक्सट्रीम सेंटेंस हमें निष्कर्ष में लेने ही नहीं होते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई भी इससे निष्कर्ष नहीं निकलता, तो इसका डी वाला हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इस पे आइए, यानी करंट अफेयर्स की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार से नोट्स बनाने चाहिए।
रोजाना अखबार से नोट्स बनाने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। अगला, रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह तैयारी में मदद मिलती है। बिल्कुल बात सही है, अगर आप रोजाना बनाओगे तो सेंटेंस में वही कहा गया, लेकिन इसके बगैर सामयिक विषय की यानी समाचार पत्रों के बिना अन्य कई साधन है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते। तो इसका केवल सेकंड वाला निष्कर्ष तो सही निकलता, लेकिन पहला नहीं। तो इसमें क्या, सिर्फ धारणा 2 कथन में निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 78 नंबर, एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने वाले दान में कमी आ गई है। यानी जो चैरिटेबल के भरोसे चलता था उसके दान में कमी आ गई। पहला, छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अब यहां देखिए, एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो सके, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया है। अब यहां क्या, पहला वाला, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने वाले दान में कमी आ गई। अगला, भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी को दिए गए दान में और कमी आ सकती, बिल्कुल हम नहीं कह सकते। चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाए। अगला, इसको तनिक ऊपर खींच देते हैं। ये अगला, चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अगला, परिवारों के पास या तो अपने बच्चों का पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है, या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पोषक भोजन क्या, ये भी सेंटेंस में परिवार का कोई जिक्र नहीं किया गया। चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, ये भी कोई जो वाक्य में नहीं बात की गई उसके चर्चा नहीं करेंगे, ये भी गलत। तो सही जवाब ए वाला हो जाएगा, क्योंकि जनवरी वहां पर यानी उसी के भरोसे चलता था, उसने बंद कर दिया, तो छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता है। तो ये आपका इस सेंटेंस के हिसाब से सही होगा। अगला, यानी जो आपका यहां पर बात कही जाएगी उसी के इर्द गिर्द आपको आंसर निकालने होते हैं। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल बढ़ाता है। दो चीजें, अध्ययन, ज्ञान और कौशल शिक्षा के माध्यम से बढ़ते हैं। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। अब आपका यहाँ जो आंसर शुरू होता है, शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है। कौन एक सा लाभ नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा एक लाभ नहीं है। बनाती, बिल्कुल बात सही। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है। यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है। अगला, यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है, ये बात सही है। यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है, ये आपका सेंटेंस में कहीं बात नहीं की गई है, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए शब्द हैं, इनमें से 4 शब्द किसी प्रकार से एक समान, अगला वाला क्या है, भिन्न है। तो अगला वाला देखो, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ये सब क्या सौर मंडल के हैं, सौर मंडल। लेकिन इसमें अलग क्या है, ब्रह्मांड। इनवर्स क्या है, ब्रह्मांड अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला, यहाँ 5 शब्द दिए गए, उनमें से 4 एक जैसे और एक भिन्न है, उसको यानी क्या करना, सही करना है। तो इसमें आपका देखिए, न्योला हो गया, ऊद बिलाव हो गया, न्योला, ऊद बिलाव, चूहा, गिनी पिग, पिग माने सुअर, यानी गिनी पिग जो गिनी का पिग होता है। उसके बाद आपका शाही चूहा। तो यहाँ ये पिग अलग है, गिनी पिग क्या है, अलग है। बाकी ऊद बिलाव, न्योला, चूहा एक जैसे है, एक वर्ग में आएंगे। अगला, अगले वाले में देखिए, ये फिर आपका रीजनिंग का पूछा, डॉलर है, कॉटेस है, दिरहम है, लिम्परा है, टका है। तो ये लिम्परा, टका, डॉलर, ये मुद्रा का नाम दिरहम का है, लेकिन कॉटेस, कॉटेस यानी क्या है, ये अलग है। तो इसका कॉटेस यानी ए वाला अलग हो जाएगा, ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला, अगला मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा और हाइपरमेट्रोमिया। तो ये आपका देखिएगा, जो ये आंख से संबंधित बीमारियां, मोतियाबिंद, हाइपर मेट्रोपिया, ग्लूकोमा, लेकिन ये कोशिका प्रदाह यानी ये अलग है, सेलुलाइटिस, ये सेलुलाइटिस आपका अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ 5 शब्द दिए गए, उनमें 5 शब्द दिए गए, उनमें से 4 एक जैसे, अगला अलग है, तो अलग क्या है? तो इसको क्या है? छांटना है, तो आप छांटिए। कौन है? कान है, कान है, टांग है, हृदय है, ब्रक है, हाथ है। कान है, कान है, टांग है यानी ईयर है, लेग्स है, लेग है, ईयर हो गया, लेग हो गया, हेड हो गया, किडनी हो गई और हैंड हो गया। बताइए इसमें क्या भिन्न है? ये आपको इसका बताना है, इसको आप करिएगा। अगला ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं। एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में 50 ने पेड़ लगाने के लिए पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान जाने की इच्छा की और 10 ने दोनों में से, देखो ये हो गया, इसे बना लीजिए, ये है, ये वाला हो गया पेड़। पेड़ लगाना कितने? 50 लोगों ने पसंद किया। ये वाला अगला कॉलम हो गया स्वच्छता। स्वच्छता में कितने? 70 लोगों ने जाने की प्रतिबद्धता 10 यानी जताई। 10 छात्रों ने, इनमें से बाहर वाला 10 है, कोई पसंद नहीं किया, तो दोनों सामाजिक यानी दोनों को ये बीच वाला निकालना है। टोटल संख्या कितनी है? 100 है। तो पहले 100 से ये 10 घटा दो तो बचा 90। अंदर वाला गोला 90 है, तो ये 90 है। और 90 में ये यक्स वाला भी, यानी इसको हम यक्स मान ले, तो 90 और 90 से यानी 90 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 50 माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला, और प्लस इधर 70 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस ये अपना एक्स तो है ही, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू, अब इसको हल कर लीजिए, तो एक एक्स से एक एक्स से कट जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 7 5 12, और ये आपका क्या बचेगा? माइनस का एक, माइनस वाला इधर ले आइए, तो बराबर 120 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30। सही जवाब क्या हो जाएगा? 30। लगाइए, सीधे आगे बढ़ जाइए। अगला, अगला भी आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या, ये अपोजिट चेक किया जाता है। ये बिंदी बनी है 5 5 और ये गोला, ये आपका ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अगल बगल नहीं आएंगे, तो ये बिंदी बनी है, और ये आपका 3 2 5 बिंदी, यानी ये इसके बिल्कुल नहीं, ये इसके इधर साइड में अपोजिट होगा, तो ये वाला बिल्कुल ये गलत है। ये वाला क्या है? बिल्कुल गलत है। ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, लगाओ आंसर, बढ़ जाओ। अगला, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक व्यक्ति केली स्टेट पर खड़ा है और उसके बाईं ओर शॉपिंग मॉल है, उसकी स्थिति संदर्भ में यानी जे के संदर्भ में क्या है? ये एक व्यक्ति केली स्टेट कौने, केली स्टेट, केली कहाँ है भाई? इसमें दिख भी नहीं रहा, ये आप अपने पेपर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, तो उसमें आपको दिख जाएगा। आगे आइए, ये भी क्वेश्चन आपका घर वाला है, तो ये भी आप इसमें सही आंसर आपको वैसे बता दें, खेल का मैदान इसमें सही जवाब होगा, इसको आप करेंगे तो। बाकी ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे है नहीं, इसका सही खेल का मैदान सही जवाब होगा। आप रीड करिएगा, फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगला देखो, फिर मजेदार ये क्वेश्चन, ये मजेदार है। देखो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें इसी में फाइंड आउट करना है, यानी अपोजिट वाले आमने सामने अगल बगल नहीं होंगे, और अगल बगल नहीं होंगे का कहने का मतलब हुआ कि जो ये बना हुआ है इसके साथ ये नहीं आएगा, ये आमने सामने नहीं आएंगे। यही क्या है? गलत है, क्योंकि ये अपोजिट हो गए, अपोजिट, एक मिनट, लेकिन ये वाला बीच वाला है भाई, ये हो सकता है। अगला इसमें देखते हैं, ये आयता हो गया और इसके अपोजिट क्या था? ये गोला, ये भी हो सकता है। और ऊपर करने दो, छोटा कर दे। हाँ, अब देखिएगा, का अच्छा छोटा, हाँ चारों आ गए। अब देखिए हमने क्या कहा, इसमें देखो अपोजिट कौन है? ये इसके अपोजिट है, ये अपोजिट, और ये दोनों अपोजिट है, और ये अपोजिट है। दो बिंदी के साथ एक काला वाला नहीं आएगा, दो बिंदी, दो बिंदी के साथ काला नहीं है, ठीक है, तीनों हम सर्च चेक करेंगे। और उसके बाद 6 बिंदी के साथ 4 बिंदी एक साथ इसमें नहीं,
और ये गोला के साथ ये नहीं, यानी ये हो सकता, ये सही आंसर है। 4 बिंदी के साथ अगला ये वाला, इसके साथ ये भी बिल्कुल बात सही है। जो ये वाला है इसके साथ आपका आमने सामने कौन नहीं आएगा, तो ये अपोजिट वाला गोला वाला ये नहीं आएगा। इसमें चेक करते हैं, यानी ये 2 3 2 5, 5 बिंदी के साथ, 5 बिंदी किसमें थी, 3 2 5, 5 बिंदी के साथ 4 बिंदी नहीं है, हो सकता। अगला 5 बिंदी के साथ, और ये वाला चेक कर लो, ये और आपका ये, इस वाले में चेक करिए, इस वाले में चेक करोगे तो ये आपका ये वाला है, और ये किसका 2 बिंदी के साथ है, 2 बिंदी के साथ एक साथ नहीं आएगा। इसके बाद ये वाला फिगर जो है ये इसके साथ गोला नहीं आएगा, ठीक है। और 5 बिंदी के साथ 4 बिंदी एक साथ नहीं आएंगी, 5 बिंदी के साथ 4 नहीं आएंगी, तो इसको आप चेक करिए। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको चेक करिएगा, यानी ये आपका आमने सामने नहीं होगा। देखो भूल जा रहे हैं, इसको हम बना दे रहे हैं, ये गोला, इसके बाद 2 3 2 5, इसका अपोजिट हो जाएगा 2 2 4 बिंदी, फिर आपका ये वाला पूरा रंगा वाला, और इसके साथ है 2 बिंदी। ये सामने सामने एक में दिख जाए तब नहीं होगा। तो यहाँ अगल बगल क्या है, ये नहीं है, इसमें देख लेते हैं। इसमें चारों में चेक करिएगा, फिर आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। व्रत गोला, व्रत गोला, तो घन यानी व्रत का क्या होगा, देखो गोला का घन होगा, गोला के साथ घन, तो व्रत के साथ क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, व्रत के साथ क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब आइए, सारे क्वेश्चन इसके हो गए रीजनिंग के। अब सीधे इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका जीएस के। अब बारी किसकी है, जीएस के क्वेश्चन की है। तो जीएस क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है, एसोचैम यूपी। एसोचैम यूपी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 में। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य क्या है, तो ये आपकी जो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है 24 जनवरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए। अगला ये क्वेश्चन आप काट दीजिए, ये तब का रीजनिंग का था, अब सॉरी तब का करंट अफेयर्स था। अब ये पूछेगा नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन, अब नहीं पूछा जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन फिलहाल तब के लिए इसका आंसर अमेजन था। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, तो इसका आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई सही आंसर था ही नहीं। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी 2018, ये भी अब काट दीजिए, अब नहीं पूछेगा। यानी इसमें आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल, इसमें भी अच्छा खासा पूछा है। उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए लड़कियों को दिया जाता है, तो किसके लिए है, तो लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक यानी एजुकेशन और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबरी अभियान किसको दूर करने के लिए लाया गया, तो ये कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आरओ में भी पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, किशोरी बालिका योजना वर्ष कितने दिनों के लिए उपस्थित होने न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार देती है, यानी किशोरी बालिका योजना कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 300 दिन। कितना, 300 दिन उपस्थित न होने पर। अगला,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन, तो ये पिछले वाले भी शिफ्ट में पूछा गया, इसमें भी पूछा गया, तो इसका पहला स्थान था उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों में गाथा गीत का नृत्य नाटक क्या है, तो इसका स्वांग, कहते हैं स्वांग ना करो स्वांग, तो इसका क्या स्वांग है। अगला, हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ की, तो हरदौल कथा ये कहाँ की है, तो ये बुंदेलखंड की है, जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से नाम पता चल गया, ये कहाँ यानी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ही आएगा। अगला, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश का मौसम का एक लोकप्रिय कौन सा है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में कौन, ये बिरहा, उत्तर प्रदेश अवध वाले क्षेत्र में क्या बिरहा ये गाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसम का एक लोकप्रिय कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बिरहा। अगला, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था, तो ये प्रथम था उत्तर प्रदेश का दालों के उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया, तो दुग्ध के लिए कौन, श्वेत क्रांति, कौन सी हुई थी, श्वेत क्रांति, और इसके वर्गीज कुरियन इसके क्या, यानी वर्गीज कुरियन इसके जनक के रूप में याद किए जाते, तो इसका श्वेत क्रांति इसका सही जवाब होगा। अगला, 2019 में चाय की किस कंपनी ने भारत में अब तक सबसे महंगी चाय पेशकश की है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी टी बाक्स। फिलहाल ये अब नहीं पूछेगा, इसको भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगला, यूनाइटेड किंगडम पूरा हेर फेर हो चुका, आप नहीं पूछेगा, काट दीजिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन टूर डी फ्रांस 2019 विजेता, इसको भी काट दीजिए, अब नहीं पूछेगा, जो नहीं पूछेगा उसको करना नहीं। अगला, 2019 विश्व जल क्रीड़ा नहीं पूछेगा, वैसे चाइना में ये हुआ था। 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा, यानी भारत में शहरों में कौन, मुंबई, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, मुंबई है। अगला वाला, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में बांटा गया, तो इसको 2 घटकों में बांटा गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 जीएसटी, कई बार पिछली वाले में भी पूछा था जीएसटी, और जीएसटी 1 जुलाई और कब, 2017, इसको कब लाया गया, 17, हमने कहा था यहाँ से 7 निकाल लीजिए, 7 से लास्ट में 17 हो जाएगा, और जुलाई महीना 7वां। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम 1969 में लाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 में यानी कौन, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर को स्वच्छ ऊर्जा उपकर के रूप में क्या किया गया, यानी इसको प्रतिस्थापित किया गया। 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस राज्य की है शहरी जनसंख्या, तो इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। वैसे गोवा की सर्वाधिक है, तो गोवा ऑप्शन में है नहीं। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान नंबर 1 पे, यानी राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया। और दूसरा राज्य सेकंड स्टेट पूछे पंचायती राज को लागू करने वाला, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के किसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया, इसके लिए किया गया 103वां संविधान संशोधन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 103। 101 ये जीएसटी, 102 से क्या किया गया, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी आयोग जो था संवैधानिक दर्जा, और इसका एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है 10 वर्षों के लिए और इंक्रीज कर दिया गया। और साथ में जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, इनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से। अगला, किस वर्ष संविधान का पहला संविधान संशोधन कब किया गया, 1951 पहला संविधान संशोधन किया गया। और पहला संविधान संशोधन से संविधान में यानी 9वीं अनुसूची ऐड की गई, और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इससे भूमि सुधार से,
भूमि सुधार के लिए ये आपका लाया गया था, भूमि सुधार। तो इसका आंसर मिल चुका। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी? तो ये थी छवि रजावत। कौन? छवि रजावत। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड यानी किस राज्य में है? तो ये है केरल में। कहाँ है? ये आपका केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट की है अनाईमुडी, अन्नामलाई की चोटी, जिसका नाम क्या? अनाईमुडी। बहुत बार पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का पूछा जाए, चाहे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, दोनों का आंसर अनाईमुडी होता है, जो अन्नामलाई में है, अन्नामलाई में। लेकिन इसमें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? डोडा बेटा है। कौन है? डोडा बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुतर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आप इधर हिमालय चलेंगे, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल है, क्योंकि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय में आती हैं। पीर पंजाल ये लघुत्तर, लेसर या मिडिल हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला, यूरेसी प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराने से यानी किस प्रकार की घाटियां निर्मित हुई हैं? तो ये आपका यानी उत्तर से ये यूरेशियन प्लेट आ रही थी, और यहाँ से नीचे से जो ये भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ये सब लगा, ये प्लेट जा रही थी और आपस में टकराई, तो इससे क्या बना? इससे दून्स का निर्माण हुआ है। क्या? इससे ड्यून्स, यानी ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया का नाम दिया गया, जिसके उत्तर भाग में अंगारा लैंड और दक्षिण में कौन था? अंगारा लैंड। और ये आपका ये पूरा का पूरा भारत था, तो इसके उत्तर वाला जो ये आपके पूरे शुरू में महाद्वीप आपस में कनेक्ट थे, तो उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण वाला हिस्सा जो था, इसी का नाम क्या? इसी का गोंडवाना लैंड। इसी का नाम क्या था? इसी का गोंडवाना लैंड था। तो इसका आंसर क्या? गोंडवाना भूमि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रागैतिहासिक पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या? जिसे दक्कन ट्रैप। भारत में आप देखोगे जो ये भारत है, तो भारत में ये दक्कन ट्रैप ये क्रिटेशियस काल में किससे, यानी ये उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी, उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी के जमाव से यानी ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और इसी को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इसको स्वयं को जोतने वाली या काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के यानी महानदी डेल्टा के ये दक्षिण में स्थित है। तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कब किया? तो ये 1929 में। कब समाप्त किया? 1929 में समाप्त किया गया। अगला, गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी को आनंदपुर साहिब में सिखों की समान बैठक बुलाई तथा खालसा या पवित्र की नींव रखी, कब रखे थे? तो ये 1679 पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला, एवो ह्यूम ने कब भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया? वैसे 1885 है, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन है नहीं, तो नजदीक वाला ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1884। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर में जीडी कुमार के द्वारा यानी ये स्थापित किया गया था। तो इसका पहला वाला बिल्कुल जीडी कुमार सही जवाब होगा। अगला, सुभाष चंद्र बोस कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब? 1938 में, यानी ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 39 में फिर इनका विवाद हो जाता, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, और उसी साल 1939 में इनके द्वारा क्या किया जाता? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1938 वाला। अगला वर्ष कब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी यानी स्वाली का युद्ध हुआ था। कब स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध। और ये स्वाली का युद्ध कब हुआ था, ये स्वाली का युद्ध हुआ था 1612। इसमें कर्नल बेस्ट के द्वारा जो पुर्तगाली का जहाजी व्यवहार था उसको बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तो ये 1612 में हुआ था। कब हुआ था, 1612 में। तो ये था आपका पेपर। पूरी तरीके से पेपर के हमने डिस्कशन पूरा समाप्त कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगले फिर आपका दो बाकी जो टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर है उसको पहले आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, जिससे आपको दशा और दिशा पेपर की पता चल जाए। और आगे हम लोग कितना 15 फुल टेस्ट आपको इसी पैटर्न पे बेस आपको मिलने वाले हैं। और यकीन मानिए एग्जाम में भी क्वेश्चन उससे आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यही वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।